हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग वापस से आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। वापस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोग ने हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर हम लोग ने आपको पढ़ा रखा है, सही है। तो जिन बच्चों को आगे के वीडियोस देखने हैं, जिन बच्चों को कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है, वो हमारे मेन चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन खोलेंगे, वहां पे आप लोग को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारी प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है, ठीक है। आप लोग वहां पे सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल के ऊपर हम लोग आप लोग को वापस एक नए नए लेक्चर वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैंने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 5th लेसन, जिसका नाम क्या है? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो लाइफ है ये ओरिजिनेट कैसे हुई है हमारे अर्थ पे, ठीक है, और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे सबसे पहला फॉर्म ऑफ लाइफ जनरेट हुआ हमारे अर्थ पे, और कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म, वो एक छोटा सा माइक्रोब कैसे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बनाया है इस अर्थ पे, सही है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सही है। हम लोग ने क्या, देखो बहुत सारी चीजें आज हम लोग ने डिस्कस करनी है और आज हम लोग को इस लेसन को खत्म भी करना है क्योंकि काफी टाइम से लेसन चला हुआ है, सही है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर से जाकर, सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन, आपको काफी सारे चीजें, काफी सारे बेनिफिट्स उसके ऊपर मिलने वाले हैं, तो जरूर से डाउनलोड करना। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे सेशन के थ्रू, मैंने पढ़ा है जो भी चीज है उसके ऊपर कोई डाउट होता है, फिर अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जरूर से आना और यहाँ पे मुझे मैसेज करके फॉलो भी कर लेना। क्लियर है? स्टार्ट करें। देखो मैंने आप लोग को ये एक ओवरव्यू बताया हुआ था जिसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। मैंने आप लोग को थियोरी ऑफ ओरिजिन भी पढ़ा दिया, हमारा अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। मैंने आपको आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी समझा दिया था। हमने एवोल्यूशन भी डिस्कस किया है, सही है। एवोल्यूशन की काफी सारी थ्योरीज पढ़ी है, एवोल्यूशन की काफी सारे एविडेंसेस भी पढ़े हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, सही है। अच्छा, बचा क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन बचा हुआ है, और एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो एक इस टॉपिक को भी आज हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ हम अपने ह्यूमन एवोल्यूशन वाले टॉपिक को भी आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, अगर किसी ने भी पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, कोई भी लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, तो जाके उन्हें भी देख लेना, पर चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? देखो जैसे हम अपनी एज को, हमारी जो एज है उसे हम लोग ईयर्स में नापते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि यार मैं 20 साल का हूं, मैं 22 साल का हूं, ठीक है, मतलब अपनी एज को हम लोग किस में नापते हैं? ईयर्स में नापते हैं। वैसे ही अगर हम अपने अर्थ की बात करें, अगर अर्थ की बात करेंगे ना, तो अर्थ की एज को बच्चों हम लोग एराज में नापते हैं। बहुत सारे एराज होते हैं, हम लोग 6 एरा हम लोग को पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो हम लोग ने हमारे अर्थ की जो एज है ना बच्चों, उसको एराज में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और साथ साथ जैसे हमारा जो एज है उसे हम लोग ईयर्स में डिवाइड करते हैं, फिर ईयर्स आगे चल के और भी छोटे छोटे ग्रुप यानी मंथ्स में डिवाइड होते हैं, फिर मंथ आगे चल के वापस डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे वीक्स में डिवाइड होते हैं, फिर वीक आगे चल के डेज में डिवाइड होते हैं, सही है। ऐसा होता है ना हम लोग का सिस्टम। जब एक साल है, ठीक है, तो वो साल में आगे कितने मंथ्स होते हैं? 12 महीने होते हैं। फिर और सारे महीनों में कितने मंथ होते हैं? सॉरी, महीनों में कितने वीक होते हैं? किसी में 4 वीक होता है, किसी में 3 ही वीक होता है, कभी कभी 5 वीक भी देखने मिल जाता है, सही है। तो और अगर डेज की बात करें तो किसी मंथ में 30 दिन का महीना होता है, कभी 31 दिन का महीना होता है, कभी 28-29 डेज का भी महीना होता है, सही है। तो वैसे ही इनके अंदर भी कोई कोई एराज बड़े हैं, ठीक है, कोई कोई एराज छोटे देखने के लिए मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात? इनकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला, सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इयॉन। जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा हम लोग बोल सकते हैं एज वाली क्राइटेरिया है हमारा अर्थ का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इयॉन। सबसे बड़ा है, लेकिन इयॉन आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इयॉन आगे चल के बच्चों कुछ एराज में डिवाइड होता है। इयॉन आगे चल के कुछ एराज में डिवाइड होता है। टोटल 6 एराज हम लोग को पढ़ने हैं। सीनोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एराज है। पेलियोजोइक एरा है, ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोइक एरा है, सही है, उसके बाद आर्कियोजोइक एरा है, फिर उसके बाद एजोइक एरा है। ऐसे काफी सारे एराज है हमारे पास, 6 एरा है टोटल, वो हम लोग को पढ़ना है, सही है। उसके बाद आपके जो एराज है बच्चों वो आगे चल के छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। इसमें डिवाइड्स होते हैं, पीरियड्स में डिवाइड होते हैं, सही है। और आपका
पीरियड आगे चल के बच्चों इपोच में डिवाइड होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे एक ईयर है तो ईयर आगे चल के हम लोग बोल सकते हैं एक ईयर आगे चल के मंथ्स में डिवाइड होता है, सही है। फिर वो मंथ आगे चल के वीक्स में डिवाइड होते हैं। वैसे यहां पे भी सबसे बड़ा क्या है, इयॉन, लेकिन इयॉन आपके बुक में दिया हुआ नहीं है तो इयॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इयॉन के बाद क्या आता है, एरा, ठीक है। मतलब इयॉन्स आगे चल के एराज में डिवाइड हो रहे हैं, फिर एराज आगे चल के पीरियड्स में डिवाइड हो रहे हैं। काफी सारे पीरियड्स हम लोग को देखने, ठीक है। उसके बाद ये पीरियड्स आगे चल के आप लोग को बच्चों इपॉच में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे इपॉच है, छोटे छोटे इपॉच है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे करके हम लोग को पूरा डिवीजन सीखना है, पूरा डिवीजन हम लोग को देखना है और हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा, फिर इससे आगे चल के कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, सही है। तो ये जानने से पहले आप लोग को ना किंगडम एनिमेलिया पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग किंगडम एनिमेलिया की बात करें ना तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए किंगडम एनिमेलिया के बारे में। आ जाओ देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ये किंगडम एनिमेलिया आगे चल के दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। जो किंगडम एनिमेलिया है वो आगे चल के दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक आपका नॉन कॉर्डेटा, एक आपका नॉन कॉर्डेटा, स्पेलिंग सही से लिखते हैं, सही है, और एक आपका कॉर्डेटा। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखो नॉन कॉर्डेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है बच्चों जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सही है। और नॉन कॉर्डेटा सिंपल सा मीनिंग है जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेटा में आएंगे। नोटोकॉर्ड क्या है? देखो नोटोकॉर्ड एक ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता रहा हूं। नोटोकॉर्ड एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा जिससे आपके बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। समझ में आ रही बात? जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, सही है। तो अगर मैं आपके बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं, इमेजिन करो कि अगर मैं किसी पर्सन के बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं तो क्या वह बंदा ऐसा स्ट्रेट खड़ा हो पाएगा? क्या वो बंदा एकदम स्ट्रेट, उसकी बॉडी एकदम पोस्चर में रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसे एक शेप दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, सही है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब हमारे जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था एनिमल्स में ना, तब नोटोकॉर्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, जो पहले पहले बने हुए ऑर्गेनिजम्स है, उनके पास नोटोकॉर्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ रही बात? तो नोटोकॉर्ड्स नॉन कॉर्डेटा में नहीं होते, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग कॉर्डेटा की तो इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। फिर मैंने आपको बताया होगा, अगर आप लोग ने 11th मेरे साथ पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन कॉर्डेटा में अगेन बच्चों 10 फाइलम है। कितनी फाइलम है? 10 फाइलम है, ठीक है। एंड कॉर्डेटा खुद ही एक फाइलम है, तो इसकी सिर्फ एक ही फाइलम है, दैट इज कॉर्डेटा। लेकिन इसके अंदर आगे चल के 10 फाइलम है बच्चों, ठीक है। जो सबसे पहली फाइलम है वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रिमिटिव है, वो सबसे पहले फॉर्म हुई थी। तो सबसे पहली फाइलम कौन सी थी, पढ़ा होगा आप लोग ने। सबसे पहली है पॉरीफेरा, सही है। फिर दूसरी है नाइडेरिया, पढ़ा है। फिर तीसरी है टीनोफोरा। ऐसे टोटल 10 फाइलम है। सारे तो नहीं लिखूंगा, बता देता हूं मैं आप लोग को। सबसे पहली क्या है आपकी, पॉरीफेरा, जो सबसे प्रिमिटिव है, ठीक है। उसके बाद है आपके दैट इज नाइडेरिया। यहाँ पॉरीफेरा की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे आई लगा देना, ठीक है। तो सबसे पहले पॉरीफेरा, उसके बाद नाइडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा, फिर आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, फिर आते हैं एस्केलहेल्मिन्थस। नाम सुना है ना, 11th में सुना है ना नाम, 10th में भी था, 11th में भी था, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, फिर थे एनीलिडा, फिर थे आर्थ्रोपोडा, सही है। फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, सही है। तो ऐसे 10 फाइलम किसके अंदर आती है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आती है। समझ में आ गई बात? पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सही है। तो ये 10 फाइलम किसके अंदर आती है आपकी, दैट इज नॉन कॉर्डेटा के अंदर आती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। और आपकी 11वीं फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। 11वीं फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये मैं सारे के 11 फाइलम के नाम नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे 10 फाइलम, यहाँ पे 10 फाइलम है, ठीक है। किसके अंदर है, ये नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। फिर अगर मैं कॉर्डेटा की बात करूं तो याद करो, कॉर्डेटा
जो फाइलम कॉर्डेटा है वो वापस 3 फाइलम में डिवाइड होता था। याद करो, जो कॉर्डेटा है वो वापस 3 सब फाइलम में, सॉरी फाइलम नहीं, सब फाइलम में डिवाइड होता था। कौन कौन से सब फाइलम है? सबसे पहला था यूरोकॉर्डेटा, फिर थे सेफेलोकॉर्डेटा, याद है, और लास्ट आते थे वर्टिब्रेटा। ठीक है, लास्ट आते थे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, जिनके पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, उनका नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे ये आपका डिवीजन था। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर और कुछ फाइलम्स थी, याद है, सॉरी क्लासेस थे। इसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था एग्नाथा और गेनाथोस्टोमेटा, एग्नाथा या फिर एग्नाथोस्टोमेटा और गेनाथोस्टोमेटा। तब हम लोग ने 11th में पढ़ा है। जिस बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये हम लोग ने 11th में पढ़ा है। ठीक है, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने के लिए, ये सारी चीजों की। ठीक है, फिर हम लोग एग्नाथा और गेनाथोस्टोमेटा का मतलब क्या है? गेनाथोस्टोमेटा मतलब बच्चों जिसके पास जॉज होती है। गेनाथा मतलब होता है जॉ, स्टोमेटा मतलब होता है ओपनिंग। तो मतलब जहां पे ओपनिंग मतलब माउथ, तो आपके माउथ पे जब जॉ प्रेजेंट होंगे ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आएंगे? गेनाथोस्टोमेटा में आएंगे। और जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होंगे वो किसके अंदर आएंगे? आपके एग्नाथा में आएंगे। समझ में आ रही बात? इसमें एक क्लास हम लोग ने पढ़ी थी जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, याद है, साइक्लोस्टोमेटा। सही है, और इसके अंदर फिर टोटल कितने? 5 क्लासेस है ना। एक्चुअल में ये भी आगे चल के डिवाइड होता है, ये भी आगे चल के सुपर क्लास में डिवाइड होता है, सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। फिर जो सुपर क्लास स्पाइसेस है उसके अंदर 2 क्लास है, कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस। सही है, और जो टेट्रापोडा है उसके अंदर कौन कौन से हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। सही है, तो मैं सारी चीजें एक साथ ही लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। एक आपके पाइसेस हो गए, एक ही बार में लिख दिया मैंने। फिर आपके एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस बने। सही है, आपके एम्फीबियंस बने। फिर उसके बाद आपके तीसरे आपके कौन से बने? रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टिलिया बोल सकते हो। और फोर्थ आपके बने एव्स, दिख रहा है, और यहां लिख देता हूं फिफ्थ आपके बने मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। सही बात है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या आते हैं? हम लोग आते हैं। सही है, अब यहां से देखो यही है ऑर्डर आपके एवोल्यूशन का भी। सबसे पहले अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, ठीक है, देखो ये वर्टिब्रेटा का ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये इतना ग्रुप क्या है? वर्टिब्रेटा का ग्रुप है। मतलब बाकी जो बचे ऑर्गेनिज्म है, बाकी ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये इतने पूरे क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। ये सारे क्या है? इनवर्टिब्रेट है। देखो आपका यूरोकॉर्डेटा, आपका सेफेलोकॉर्डेटा भी इनवर्टिब्रेटा में आता है, क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ इतने ऑर्गेनिजम्स के पास है। सही है, तो ये हो गए इनवर्टिब्रेट्स, ये आपके कौन है? वर्टिब्रेट्स। क्लियर है? वर्टिब्रेट्स को बच्चों क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्रेनियाटा क्यों? क्योंकि इनके पास ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल बोन वाला स्ट्रक्चर होता है जो इनके क्रेनियम को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो बोन से बना हो या अच्छा फिर इससे बना हो। आप हम लोग बोलते हैं ना, एक स्ट्रक्चर होता है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनके पास क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो क्रेनियम आपके बोन से बना, क्रेनियम मतलब क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर, या फिर हाँ कार्टिलेज, याद आ गया, कार्टिलेज। ठीक है, तो ये क्रेनियम आपका बोन से भी बना हुआ रह सकता है या फिर कार्टिलेज से भी बना हुआ रह सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसा क्रेनियम इनके अंदर फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इनको क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्रेनियम क्या है? मैंने भी आपको बताया, क्रेनियम बोन की ब्रेन की एक कवरिंग है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग है, जो बोन से बनी हो सकती है या फिर अपना कार्टिलेज से बनी हो सकती है। ठीक है, तो ये आगे किसके अंदर? आपके वर्टिब्रेटा के अंदर आ गए, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। सही है, अब देखो जितना भी एवोल्यूशन हुआ है ना, वो इसी ऑर्डर में हुआ है। मतलब सबसे पहले पाइसेस बने होंगे, सही है, फिर सबसे पहले एम्फीबियंस बने होंगे, फिर उसके बाद रेप्टिलियंस बने होंगे, फिर उनके बाद एव्स बने होंगे, और उसके बाद क्या बने होंगे? मैमल्स। सही है, एक्चुअल में क्या हुआ? रेप्टिलिया से 2 स्पीशीज बनी, रेप्टिलिया से ही एव्स बने हैं और रेप्टिलिया से ही मैमल्स बने, एव से मैमल्स नहीं बने। कोई बच्चा ऐसा नहीं लिखेगा कि एव से मैमल्स बने, ऐसा नहीं है, रेप्टिलिया से मैमल्स बने हैं। अब ये हमें कैसे पता चला? कैसे साइंटिस्ट इतना श्योर बोल रहे हैं कि यार देखो एम्फीबियन से ही रेप्टाइल्स बने हैं और कहीं और से रेप्टाइल्स नहीं आए हैं? क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेनेट से रेप्टाइल्स आ गए होंगे हमारे अर्थ पे, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? इसी का आंसर देता है बच्चों जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसी का आंसर देता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है बच्चों फॉसिल्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है?
फॉसिल्स के ऊपर। फॉसिल्स मतलब क्या? फॉसिल्स मतलब बच्चों ऐसी चीजें जो हम लोग को जमीन के नीचे, जब हम जमीन के नीचे खुदाई करते हैं ना, तो उससे हम लोग को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं ना कि इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करा करते थे ऐसे ऐसे टाइम में। ठीक है, वो टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक मेथड होता है जो हम लोग ने पढ़ा है बचपन में, दैट इज कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग पता करते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार डायनासोर्स रहा करते थे 65 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स रहा करते। तो ये मुझे कैसे पता चला? मुझे उसके फॉसिल्स मिले बच्चों। ठीक है, साइंटिस्टों को उनके फॉसिल्स मिले हैं, सही है, और उन फॉसिल से उन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड से पता किया कि ये जो हड्डी है, ये जो उसका बोन है, ये कितने साल पुराना है, कितने साल पुराना ये बोन प्रेजेंट है। तो हम लोग को पता चला कि अच्छा इतने साल पहले पहले ये जो एनिमल्स है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, वो एग्जिस्ट करा करते थे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है आपका, जो अब जितना भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो सब कुछ किस पे डिपेंड है? फॉसिल्स के ऊपर। जैसे जैसे हम लोग को फॉसिल्स मिलता गया वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता गया कि अच्छा इस साल में ये एग्जिस्ट करते थे, इसके पहले इनका राज चलता था, इसके पहले ये ऑर्गेनिजम्स थे, इसके पहले ये ऑर्गेनिजम्स थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो अर्थ की ना एक लेयर होती है, जैसे ये हमारी अर्थ है मान लो, तो अर्थ पे ना टाइम टू टाइम एक लेयर चढ़ती रहती है, एक लेयर चढ़ती रहती है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना जो सॉइल है वो उड़ उड़ के जाती है, सॉइल इरोजन होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोग ने। तो सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल उड़ती रहती है, सॉइल उड़ती रहती है, सही है। तो जितना भी आप डीप डीप खोदोगे, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो साइंटिस्ट फॉसिल्स कलेक्ट करते हैं उनको पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, पेलियोंटोलॉजी एविडेंस है ना, तो पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, सही है। तो जितना भी आप डीप डीप खोदोगे आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जब साइंटिस्टों ने जितना भी वो अंदर 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 सॉइल के खोदते गए ना, उनको अलग 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 प्रकार के फॉसिल्स मिले। मतलब जैसा पहले उनको फॉसिल्स मिले इनवर्टिब्रेट के, मतलब इनवर्टिब्रेट मतलब क्या? वो अलग अलग जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। फिर उसके ऊपर इनको फाइलम्स, उसके ऊपर इनको पाइसेस के मिले फॉसिल्स। ठीक है, फिर उसके ऊपर इनको एम्फीबियंस के मिले, फिर उसके ऊपर इनको रेप्टाइल्स के मिले। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? मतलब इतने टाइम पहले जितना, अब देखो कि इतनी सी जो सॉइल है उसको जमा होने में मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं, सही है। तो इसका मतलब यहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स रहा करते होंगे उतने साल पहले उनका राज चलता होगा ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 65 मिलियन साल पहले जो डायनासोर थे उनका एरा चलता था, जिसको जुरासिक एरा बोलते हैं हम लोग। जुरासिक पार्क नाम की एक मूवी भी आई थी, उसमें हम लोग ने देखा था ना डायनासोर्स के बारे में। तो उस एरा में जुरासिक मतलब डायनासोर्स रहा करते थे, बहुत ज्यादा अमाउंट में डायनासोर्स रहा करते थे। फिर उनका डेथ हो गया, ठीक है, अचानक से सारे डायनासोर्स मर गए। अब इसके पीछे काफी थियरीज है। कोई बोलता है कि कोई एस्ट्रॉइड आके गिर गया होगा जिसके वजह से बहुत ज्यादा भूकंप आया और जिसके वजह से सारे डायनासोर्स मर गए। ठीक है, ज्यादातर यही मानी जाती थ्योरी। कुछ कहते होंगे कि अचानक से इन्वायरमेंट चेंज हो गया होगा और उस इन्वायरमेंट में सारे डायनासोर्स नहीं एग्जिस्ट कर पाए होंगे। ठीक है, उस डायनासोर्स उस इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं हुए होंगे, इसलिए उनका डेथ हो गया होगा। समझ रहे हो? तो उसके बाद वहां से फिर जब आप रेप्टाइल के ऊपर देखोगे तो आपको अभी मैमल्स के फॉसिल्स मिलेंगे। मतलब उसके बाद मैमल्स ने अपना कब्जा जमा लिया था, सही है। तो इन सारी चीजों को बताता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, आपका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, सही है, और इसका एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से है। देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें तो एक बोर्ड में आनी, तो यहां से आपका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो शुरू होता है इस एरा से, दैट इज एजोइक एरा से। ठीक है, एजोइक एरा कब शुरू हुआ था? ये जब हमारी अर्थ बनी थी। कब हमारी अर्थ बनी थी? ऑलमोस्ट 4600 मिलियन साल पहले से लेके, ठीक है, 3800 मिलियन साल तक, या फिर आप कह सकते हो 4.6 बिलियन साल तक, ये भी कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख दूं 4.6 बिलियन साल से लेके 3.8 बिलियन साल तक। मतलब इतने टाइम पे जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना, तब कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो नो स्पीशीज इस एरा में, आपके एजोइक एरा में कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरा एरा शुरू हुआ जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग आर्कियोजोइक एरा। ठीक है, आर्कियोजोइक एरा मतलब क्या? इस टाइम पे बच्चों आर्किया बैक्टीरिया आते थे। ठीक है, इस टाइम पे आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया ये जो शब्द है बच्चों, ये कहां से लिया गया है? आर्किया शब्द का मतलब होता है ओल्ड, मतलब बहुत ही पुरानी चीजें। ठीक है, तो जितने भी पहले प्रोबायोंट सेल बने थे, ठीक है, जितने भी सबसे पहले प्रोटोबायोंट सेल पढ़ा है ना हम लोग ने, तो प्रोटोबायोंट सेल बने थे। ठीक है, जितने भी पहले के जो भी प्रो सेल थे, ठीक है, सबसे पहले जो वायरसेस थे, बैक्टीरिया थे, वो किस फेज में फॉर्म हुए थे? वो फॉर्म हुए थे इस आर्कियोजोइक बैक्टीरिया वाले फॉर्म में। ठीक है, आर्कियोजोइक वाले फॉर्म में, समझ रहे हो? तो इस वाले एज में वो फॉर्म हुए थे। देखो
ये जो टॉपिक है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके ऊपर ना ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, जितना मैंने नोटिस किया है पिछले 7-8 सालों में, इस पे इतने क्वेश्चन नहीं बनते। समझ में आ रही बात? ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो एमसीक्यू टाइप बनेंगे। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें याद रखना है, और जो मेन चीजें वो याद रखना है, जैसे जुरासिक वाला एरा याद रखना है। ठीक है, उसके पहले एक एरा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो छोटी छोटी चीजें है ना वही आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? सारा कुछ याद रखोगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बनते नहीं इसमें से। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एजोइक एरा। ठीक है, एजोइक वो एरा था जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं था, जहां पे हमारी अर्थ बनी थी, हमारी अर्थ जन्म ली थी। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद क्या कौन सा एरा आया, दैट इज आर्क्यूजोइक एरा आया, जिसमें बैक्टीरियाज बने, छोटे छोटे वायरसेस बने। समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद अपना आया दैट इज प्रोटोजोइक एरा। ठीक है, प्रोटोजोइक एरा मतलब क्या? प्रोटोजोइक एरा मतलब बच्चों जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स, जो सबसे पहले वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने थे ना, वो इस एरा से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रही बात? जो सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म बने थे वो इस एरा से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे एनिलिडा बन गए, आर्थ्रोपोडा बन गए। समझ रहे हो? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा जो पॉरीफेरास थे। ठीक है, जो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले बने थे ना, वो किस एरा से बने थे, दैट इज प्रोटोजोइक एरा से बने थे। सही है? और हाँ, ओरिजिन कब हुआ था, आर्क्यूजोइक से, इसी में ओरिजिन हुआ था बच्चों, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था, आर्क्योजोइक एरा में। सही है? उसके बाद जो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, आपके सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पॉरीफेरा हो गया, टिनोफोरा हो गया, इन ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन ज्यादातर कौन से एरा में हुआ है, दैट इज आपके प्रोटियोजोइक एरा में हुआ है। क्लियर है? तो आपका जो एवोल्यूशन का रास्ता है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब सबसे पहला आपका एजोइक, फिर उससे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका एरा जा रहा है। क्लियर है? फिर आ जाओ, फिर उसके बाद आपका शुरू हुआ पेलियोजोइक एरा। ठीक है, अब पेलियोजोइक एरा में कुछ आपको पीरियड्स के नाम पता करने हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, कुछ यहाँ पे पीरियड्स के नाम लिखे हुए, इपोज के भी नाम होते, लेकिन इसमें आपको इपोज के नाम याद नहीं रखना है, कुछ पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहले जैसे क्या, देखो सबसे पहला ये था। ठीक है, जैसे कैम्ब्रियन सबसे पहला पीरियड था, उसके बाद क्या था, ऑर्डोविसियन। ठीक है, उसके बाद क्या था, सिल्यूरियन। ठीक है, उसके बाद क्या था, दैट इज डेवोनियन। उसके बाद क्या था, कार्बोनिफेरस। उसके बाद क्या था, परमियन। ऐसे काफी सारे एराज, सॉरी एरा नहीं, ऐसे काफी सारे पीरियड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन सारे पीरियड्स में क्या हुआ था, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं पीरियड्स के अंदर एम्फीबियंस का जन्म हुआ। ठीक है, इन्हीं पीरियड्स के अंदर देखो ये था ना, यहां से रेप्टाइल्स का जन्म हुआ था, रेप्टाइल्स अपीयर हुए थे कौन से पीरियड्स में, ये वाले में। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले जो कार्बोनिफेरस थे, जो डेवियंस थे, ये है एज ऑफ एम्फीबियन, मतलब इस टाइम पे एम्फीबियंस का राज चलता था। समझ रहे हो? इस टाइम पे एम्फीबियंस का राज चलता था। समझ रहे हो? इसके पहले किसका राज चलता होगा, पाइसेस का, यहाँ पे पाइसेस का राज चलता होगा। समझ रहे हो? तो जितना भी हम लोग डीप खोदते जाएंगे उसके अंदर से और अलग अलग, मतलब उस इतने टाइप के क्या मिलेंगे आपको, फॉसिल्स मिलेंगे। सबसे नीचे किसके मिलेंगे, पाइसेस के, फिर उसके ऊपर आपको एम्फीबियंस के, फिर एम्फीबियंस का एज खत्म, एरा खत्म हुआ, और किसका एरा शुरू हुआ, रेप्टिलियंस का एरा शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद हमारा एरा खत्म हुआ और दूसरा एरा लग गया, दैट इज मीजोजोइक एरा। ठीक है, मीजोजोइक एरा सबसे इंपॉर्टेंट एरा है आपके एग्जाम के हिसाब से भी, देखो, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला पीरियड है, इट इज अ ट्रियासिक पीरियड। ठीक है, ट्रियासिक पीरियड को हम लोग कहते हैं जहां पे डायनासोर्स का जन्म हुआ है बच्चों। ठीक है, जो डायनासोर्स थे ना, ठीक है, उनका जन्म हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट। समझ रहे हो? मतलब यहां से इनका जन्म होना शुरू हुआ कौन से पीरियड में, दैट इज आपके ट्रियासिक पीरियड में। सही है? और ट्रियासिक डायनासोर्स किससे रिजेंबल करते हैं, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया है ना डायनासोर्स। ठीक है, तो वो आपके किससे हैं, जुरासिक। जब जुरासिक एरा शुरू हुआ तो ये पूरा एरा ही किसका था, ये पूरा पीरियड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एरा ही किसका था, डायनासोर्स का, पीरियड ऑफ डायनासोर। समझ रहे हो? तो इस टाइम पे पूरे धरती पे सिर्फ राज किसका चलता था, डायनासोर्स का। से बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, सबसे बड़ा जो डायनासोर था उसका नाम था टीरेक्स। ठीक है, टीरेक्स नाम का डायनासोर सबसे बड़ा डायनासोर था। ठीक है, सबसे बड़ा हाइट उसका हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आ गया, दैट इज क्रिटेशियस एरा। सही है, यहाँ पे इस एरा के एंड में, इस एरा के एंड में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे पूरे के पूरे डायनासोर्स की प्रजाति ही खत्म हो गई।
इस एरा के एंड में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे पूरे के पूरे डायनासोर्स की प्रजाति ही खत्म हो गई। अब मैंने आपको बताया ना कि इसके पीछे काफी सारी थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एस्ट्रॉइड आके, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आके हमारे अर्थ से टकराया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा, इतना भयंकर अर्थक्वेक आया ना, जो हम लोग बोलते हैं कि 100 या 200 एटम बम के बराबर था। ठीक है, 200 एटम बम अगर गिरेंगे ना एक जगह पे, उसका जितना इंपैक्ट होगा ना, उतना इंपैक्ट उस एक छोटे से, मतलब छोटा तो नहीं बोल सकते, बड़ा सा आपका एक एस्ट्रॉइड आके हमारे अर्थ पे टकरा गया। समझ रहे हो? जिसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी आपके ये थे डायनासोर्स थे, वो तो बड़े थे ना काफी सारे, तो उनका सबका क्या हो गया, डेथ हो गया। और उस टाइम पे देखो, इसी टाइम पे आपके मैमल्स बन चुके थे, मैमल्स का ओरिजिनेशन हो चुका था। बहुत ही छोटे छोटे मैमल्स थे और ये छोटे छोटे थे, बरोज में रहते थे। ठीक है, छोटे छोटे बिल बना के उसके अंदर रहते थे। अब जब भी कोई भी नेचुरल, हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आएगी तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ही डेथ होगा, उनके डेथ होने की ज्यादा चांसेस है। ये तो भैया बरोज में रहते थे ना, तो इनका डेथ होने के चांसेस नहीं है। तो जब वो नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसके बाद सारे डायनासोर्स क्या हो गए, मर गए। सारे डायनासोर्स मर गए, तो उसके बाद कौन बाहर आए, ये मैमल्स बाहर आए होंगे और बोलेंगे यार देखो यार, सब तो मर गए, अब किसका राज है, हमारा राज है। और यहां से शुरू हुआ मैमल्स का राज। समझ में आ रही बात? तो इसके आगे जितने भी एरास हैं, ये आपके कौन कौन से, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट एरा है दैट इज सीनोजोइक एरा। समझ रहे हो? ठीक है, इसके अंदर दो पीरियड्स है, एक आपके क्वाटरनरी और एक आपका टर्शरी। टर्शरी पीरियड में काफी सारी चीजें, जैसे देखो पिलियोसीन है, ठीक है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मियोसीन है, आपका पिलोसीन है। ठीक है, ये आपके किसके अंदर आते हैं, टर्शरी के अंदर आते हैं। सही है, और इसके अंदर सारे जितने भी हम लोग बोल सकते हैं मैमल्स है, वो सारे सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या है आपका प्लेस्टोसीन और होमोसीन। होमोसीन हम लोग बोल सकते हैं टुडे, आज का आपका अभी ये एरा चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है, कौन सा, आपका हेलोसीन वाला। ठीक है, ये पीरियड अभी के टाइम पे चल रहा है, मॉडर्न मैन जितने भी हैं वो इस टाइम पे हैं। ठीक है, इस एराज में मोस्टली जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो हुआ है। मतलब आपके सबसे पहले जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, मैं आप लोग पढ़ाऊंगा ना इसी लेक्चर में बताने वाला हूं कि पहले जितने भी ट्रायोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, वो इसी एराज में धीरे धीरे बढ़े हैं। समझ रहे हो? जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस इस मियोसीन एरा में बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो इस एरा में जितने भी ह्यूमन एवोल्यूशन है वो मोस्टली हुआ है, और जितने भी मैमल्स है उनकी अलग अलग डाइवर्सिटीज बढ़ी है इस पूरे के पूरे इपोच में। समझ में आई बात? ठीक है, ऑल्सो एक और चीज कही जाती है कि जब फिशेस से एम्फीबियंस बने थे ना, जब फिशेस से एम्फीबियंस बने, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इसमें एक फिश होती है सीलोन थ्रैट करके। ठीक है, एक नाम है उसका, सीलोन थ्रैट करके। वैसी एक स्पीशीज होती है, एक फिश होती है। ठीक है, उसके पास ना लोब प्रेजेंट होते हैं, उसे लोब फिश भी बोलते हैं। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल फिश कैसी होती है, नॉर्मल फिश कैसी होती है, देखो ऐसी नॉर्मल फिश होगी। ठीक है, और उसके यहाँ पे ऐसे फिन्स लगे हुए होंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ फिन्स लगे हुए होंगे, कुछ यहाँ पे फिन्स लगे हुए होंगे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं था। इसके अंदर एक बहुत ही अजीब चीज थी। इसके अंदर यहाँ पे ना पहले ऐसा लोब लगा हुआ रहता था बच्चों। ठीक है, और इस लोब के ऊपर फिन्स लगे हुए थे। ठीक है, इस लोब के ऊपर क्या लगे हुए थे, फिन्स लगे हुए थे। तो ये फिश क्या करती थी पता है, ये फिश ने ऐसे छप 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 करके पानी से बाहर आती थी। ठीक है, और वहां इन्वायरमेंट को देखती थी और उसके बाद वापस पानी के अंदर चली जाती थी। समझ रहे हो? तो इसके पास लोब थे और ये लोब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। समझ रहे हो? ठीक है, जिसकी वजह से यही आगे चल के कन्वर्ट हुई किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो सीलोन थ्रैट फिश है, यही क्या है आपका एंसेस्टर्स हैं सारे के सारे एम्फीबियंस के। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। तो यही था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बहुत ही बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, बट एमसीक्यूज के लिए बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें से। क्लियर है? चलो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि अपना जो सीलोजोइक एरा था, सीलोजोइक पीरियड था, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड था, ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड था। तो आ जाओ ह्यूमन एवोल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके जुरासिक पीरियड खत्म हुआ, ठीक है, जुरासिक पीरियड खत्म हुआ तो थोड़े थोड़े वहां पे क्या प्रेजेंट थे, मैमल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, सबसे पहला जो मैमल्स वहां पे प्रेजेंट था उसे लीमर कहते हैं हम लोग। ठीक है, लीमर नाम का एक ऑर्गेनिज्म था जो कि अफ्रीका साइड में पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा मैमल हुआ करता है और वो बरोज में रहता है। सही है, तो अगर आप बरोज में रहोगे तो ज्यादातर आप नेचुरल कैलामिटी से बच सकते हो, चांसेस है, क्योंकि आप बरोज का धरती के अंदर बिल बना के रह रहे हो ना। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लीमर बच गया। ठीक है, जिससे आगे चल के पूरी की पूरी मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ, जिससे आगे चल के बहुत सारे मैमल्स फॉर्म हुए। सही है, अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की, इंसानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो काफी बार आप लोग ने सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि इंसान ना बंदरों से बने हैं। मतलब जितने भी बंदर हैं हमारे आसपास
उनसे इंसान बने हुए हैं, वो हमारे एंसेस्टर है, वो हमारे पूर्वज है। बट ये कहना गलत है। एक्चुअल में जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज नहीं है, ठीक है, वो हमारे, हम लोग बोल सकते हैं वो हमारे दूर के रिश्तेदार है, सही है, वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो हमारे क्या है, दूर के रिश्तेदार है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो, एक ऑर्गेनिज्म था अराउंड 25 मिलियन ईयर अगो। कब? अराउंड 25 मिलियन साल पहले, ठीक है, 25 मिलियन साल पहले एक ऑर्गेनिज्म था जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस, ठीक है, इसको एक नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, आ जाओ, अच्छे से बनाते। एक ऑर्गेनिज्म था, इट इज अ ड्रायोपिथिकस, ठीक है, ड्रायोपिथिकस नाम का एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया करता था। कब? मैंने आपको बताया 25 मिलियन साल पहले, ठीक है, 25 मिलियन साल पहले, और यही हमारा पूर्वज है, हम लोग बोल सकते हैं, इसी से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, सही है। तो ड्रायोपिथिकस से बच्चों 2 स्पीशीज बनी, ठीक है, ड्रायोपिथिकस, और ये ना ज्यादा बंदर की तरह था, इट इज मोर एप लाइक, ये बंदर की तरह दिखता था, ज्यादा बंदर की तरह दिखता था, ठीक है, थोड़ा अजीब सा एक क्रॉल करता था। एबोरल इसकी अडेप्टेशन थी, मतलब पेड़ों पे रहा करता था, एबोरियल अडेप्टेशन, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पार्ट है, इससे आगे चल के 2 अलग अलग स्पीशीज बने। एक स्पीशीज है जिसे हम लोग कहते हैं रामापिथिकस, एक स्पीशीज बनी इससे आगे चल के जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रामापिथिकस। और रामापिथिकस ज्यादा इंसानों की तरह था, मतलब इससे आगे चल के हमारा एवोल्यूशन हुआ है, समझ रहे हो, इट इज मोर मैन लाइक, इट इज मोर मैन लाइक, मतलब इससे आगे चलकर हमारा फॉर्मेशन हुआ है, हमारे ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ है, सही है। और इससे आगे चल के और एक ब्रांच निकली, ठीक है, ड्रायोपिथिकस से एक और ब्रांच निकली, जिससे आगे चल के आज के टाइम पे जितने भी मंकीज हैं वो बने, जितने भी गोरिल्ला हैं, हम लोग बोल सकते हैं गोरिल्ला, उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जितने भी चिंपैंजीज हैं, जितने भी चिंपैंजीज हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन हुआ, समझ रहे हो। तो वो हमसे अलग है, हम लोग बोल सकते हैं ना, वो क्या है, हमसे अलग है, उनका एवोल्यूशन डिफरेंट हुआ है, हमारा एवोल्यूशन डिफरेंट हुआ है, समझ रहे हो। तो ये हमारे एंसेस्टर्स नहीं है, हमारे एंसेस्टर कौन है, ये ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस से कौन बना, 2 ऑर्गेनिजम्स बने, एक आपका रामापिथिकस और एक आपका ये आपके मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजीज बने, आगे चल के बनेंगे, बट इनकी इवोल्यूशन हम लोग को पढ़नी नहीं है, हम लोग को पढ़ना भैया ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, तो इनसे आगे चल के मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजीज बने हैं, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना है कि इस रामापिथिकस से आगे चल के ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये रामापिथिकस आगे चल के इंसान बने, आज के जैसे मॉडर्न मैन बने। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इतना समझ में आ गया, इतनी चीजें आप लोग क्लियर है। सबसे पहला मैंने क्या बताया कि 25 मिलियन साल पहले, ठीक है, 25 मिलियन ईयर अगो सबसे पहला कौन एग्जिस्ट करता था, ड्रायोपिथिकस, ठीक है। और जितनी भी एवोल्यूशन है ना बच्चों, वो सारे के सारे अफ्रीका में हुई है, ज्यादातर जितनी भी एवोल्यूशन है वो कहां पे हुई है, अफ्रीकन कंट्रीज में हुई है। कहां पे हुई है पता है? अफ्रीका में भी, ईस्टर्न अफ्रीका, जैसे ये अफ्रीका का मैप है, मान लो इमेजिन करो ये अफ्रीका है, ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न अफ्रीका है ना, यहाँ पे यूथोपिया, तंजानिया करके कंट्रीज है, ठीक है। तो ज्यादातर हमको जो फॉसल्स मिले हैं, ठीक है, ज्यादातर फॉसल्स मिले हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में मिले हैं, ईस्टर्न अफ्रीका, समझ रहे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना भी ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है वो ज्यादातर कहां पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। और भी कई जगह हम लोग को मिले हैं, इंडिया में भी काफी हम लोग को फॉसल्स मिले हैं, और भी काफी सारे कंट्रीज में मिले हैं, बताऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो एवोल्यूशन है वो कहां पे हुआ है, इस ईस्टर्न अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, जहां पे तंजानिया, यूथोपिया ऐसे देश आते हैं वहां पे। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ड्रायोपिथेकस आगे चल के 2 ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, 2 अलग अलग ब्रांच निकल गई है। एक ब्रांच मंकीज, गोरिल्ला, चिंपैंजीज की अलग निकल गई, एक ब्रांच आपकी रामापिथिकस की निकल गई। अब ये रामापिथिकस जो पहला ऑर्गेनिज्म था जिससे आगे चल के ह्यूमंस का फॉर्मेशन होगा। फिर रामापिथिकस बच्चों आगे चल के चेंज हुआ किसके अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस किससे बना हुआ है, रामापिथिकस से। देख लो एवोल्यूशन हो रही है, सबसे पहला कौन था, ड्रायोपिथिकस, फिर ड्रायोपिथिकस से एवोल्यूशन क्या हुई, रामापिथिकस बना, फिर रामापिथिकस से क्या बना है बच्चों, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना है। और ये धीरे धीरे ना, ये सेमी इरेक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी इरेक्ट, मतलब ये धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है, सेमी इरेक्ट इसका पोस्चर है, ठीक है, सेमी इरेक्ट इसका पोस्चर है। और अब इसके पास एबोरियल अडेप्टेशन नहीं है, मतलब अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, अब ये पेड़ों पर नहीं रहता, अब ये जमीन पर कॉलोनीज बना के रहना पसंद करता है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि ये पेड़ों पे इधर उधर घूमते रहे,
समझ रहे हो? ठीक है, तो अब इसके पास कुछ इंसानों जैसे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स आना शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आपके बने होमो हैबिलिस। ठीक है, सबसे पहले आपके क्या बने? ऑस्ट्रेलोपिथिकस से होमो हैबिलिस बने। अब देखो ये पहले ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिनको पहली बार होमो का टैग मिला है। ठीक है, होमो, देखो हमारे पास भी होमो का टैग है ना, वी आर होमो सैपियन सैपियन, सही है, मॉडर्न मैन। तो इनके पास सबसे पहली बार होमो का टैग मिला है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंसान जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म थे। सबसे पहले इनकी खास बात क्या थी कि ये इरेक्ट चल सकते थे। ठीक है, इरेक्ट, सीधा चल सकते थे, ऐसे, इतना भी सीधा नहीं, मतलब थोड़ा सा झुक के चलते थे, समझ लो, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इरेक्ट हो गए थे एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस। एक्चुअल में इरेक्ट क्यों हुए थे? देखो ये रहते थे मोस्टली कहां पे? ईस्टर्न अफ्रीका में। तो उस टाइम पे ईस्टर्न अफ्रीका में ना बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े घास हुआ करते थे, सही है। तो ये ऐसे उठ के देखते थे, ये ना मैंने बुक्स पढ़ी थी कुछ, तो उसमें ये ऐसे उठ के देखते थे, ठीक है, कि आसपास इनका कोई शिकारी तो नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा कोई तो नहीं आ रहा जो इनको शिकार कर लेगा। तो ये इसके वजह से इनका पोस्चर धीरे धीरे क्या होने लगा? सीधा होने लगा, समझ रहे हो? इसका पोस्चर धीरे धीरे क्या होने लगा? सीधा होने लगा। इनकी जो बैकबोन है वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगी, जिसकी वजह से इनको इरेक्ट पोस्चर मिला है। एक्चुअल में हमारा जो पोस्चर था वो पहले इरेक्ट नहीं हुआ करता था, बाद में एवोल्यूशन से हमारा पोस्चर इरेक्ट होता है, इरेक्ट हुआ, सही है। इसीलिए देखो, इसीलिए इस पूरे दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसी स्पीशीज है ना जिसको बैक में पेन होता है, जिसको कमर में दर्द होता है, और किसी स्पीशीज को नहीं होता कमर में दर्द, समझ रहे हो? लेकिन सिर्फ इंसान को ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा नॉर्मली जो बैकबोन है वो स्ट्रेट के लिए नहीं बना था। इवोल्यूशन कैसे हुई थी? पहले हम लोग झुक के चलते थे, लेकिन बाद में एवोल्यूशन के धीरे 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 हमारा पोस्चर कैसे होने लगा? इरेक्ट होने लगा। क्लियर है? तो सबसे पहला इरेक्ट कौन आया था? होमो हैबिलिस आए थे, ठीक है। इन्हीं को हम लोग ये टू हैंडीमैन बोलते हैं इनको, ठीक है। हैंडीमैन मतलब क्या? कि ये लोग ना सबसे पहले टूल्स बनाना शुरू किए थे स्टोन से, ठीक है। स्टोन को काट काट के उससे टूल्स बनाते थे, सही है। और मोस्टली ये टूल्स को ना अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे, किसी को हंट करने के लिए यूज नहीं करते थे, सिर्फ खुद को डिफेंस करने के लिए यूज करते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसे बुक्स में लिखा है कि ये जितने भी होमो हैबिलिस थे ना, ये सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेरियन थे। ये सारे, ये ज्यादा ये नॉनवेज नहीं खाते थे, ठीक है। ये सारे के सारे वेजिटेरियन थे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद इस होमो हैबिलिस के बाद जो दूसरे क्रिएचर आए उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों होमो इरेक्टस, ठीक है। इनके बाद कौन आए? होमो इरेक्टस। अब देखो इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है? इरेक्टस, मतलब सबसे ज्यादा इरेक्ट पोजीशन किसकी थी? इस होमो इरेक्टस की। होमो हैबिलिस भी ऐसे चलता था, ऐसे करके घूमता था, लेकिन सबसे पहली होमो इरेक्टस आए जो एकदम सीधे होके चलना स्टार्ट किए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और इनके अंदर ना देखो, ये तो वेजिटेरियन थे, मैंने आपको बताया ना, ये वेजिटेरियन थे होमो हैबिलिस। लेकिन अगर होमो इरेक्टस की बात करूं ना, तो ये कैनाबेलिज्म करते थे। कैनाबेलिज्म पता है? मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, इसको बोलते हैं कैनाबेलिज्म। ये हम लोग को पता कैसे चला? हम लोग को जो होमो इरेक्टस के बोन्स मिले ना, होमो इरेक्टस के बोन, उनके बोन्स के ऊपर कुछ निशान मिले, और वो निशान भी होमो इरेक्टस के दांतों के ही है। समझ रहे हो? मतलब उस बोन्स के ऊपर, होमो इरेक्टस के बोन्स के ऊपर होमो इरेक्टस के ही दांतों के निशान है। अब कोई इंसान खुद के तो पैर खाएगा नहीं, सही है। इसका मतलब कोई दूसरा इंसान, मतलब कोई दूसरा होमो इरेक्टस उसके पैर खा रहा होगा, सही है। तो इनके अंदर ना कैनाबेलिज्म भी देखने मिलती थी, समझ रहे हो? ठीक है। फिर इस होमो इरेक्टस से बच्चों आगे चल के दो स्पीशीज बनी। ध्यान से सुनेंगे, इसको आगे वाले में लिखूं, इतना समझ में आ गया क्या? चलो आगे बनाते। अभी हम लोग कहां तक पहुंचे? होमो इरेक्टस तक पहुंचे, ठीक है। होमो इरेक्टस तक पहुंचे, सही है। अब होमो इरेक्टस से आगे चल के दो स्पीशीज बनी। ध्यान से सुनेंगे, होमो इरेक्टस से आगे चल के दो स्पीशीज बनी। एक स्पीशीज थी निएंडरथल मैन, ठीक है। और एक स्पीशीज बनी है क्रो-मैग्नन मैन। सुनो ध्यान से, आपका जो होमो इरेक्टस था इससे आगे चल के दो स्पीशीज बनी, ठीक है। एक स्पीशीज आपके कौन थे? निएंडरथल मैन क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनका जो हमको फॉसिल्स मिला था ना, वो जर्मनी में एक वैली है जिसका नाम है निएंडरथल वैली, ठीक है। तो वहां पे इनके फॉसिल्स हमको मिले हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? निएंडरथल मैन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा
हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इनका वेट बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी, ये बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन सह सकते थे। जो सबसे पहला आइस एज था, सॉरी पहला नहीं सेकंड वाला, 2 आइस एज हो चुके ना, तो जो सेकंड वाला आइस एज था ना, आइस एज समझते हो, मतलब ऐसा टाइम जिसमें अर्थ पे मिलियन एंड मतलब हजार सालों तक बर्फ पड़ रही है, ऐसे टाइम को भी सर्वाइव किए थे निएंडरथल मैन, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये निएंडरथल मैन आइस एज को भी सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद इन्हीं से, इसी होमो इरेक्टस से एक नई स्पीशीज बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रो-मैग्नन मैन। और इस क्रो-मैग्नन मैन से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो मॉडर्न मैन है यानी हम हैं, वो इस किससे बने हैं, क्रो-मैग्नन मैन से बने हैं। मतलब ये जो निएंडरथल मैन है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, आज के टाइम पे ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते, समझ रहे हो, आज के टाइम पे ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ तुमको पता है? एक्चुअल में वॉर हुई थी किसके बीच में, आपके निएंडरथल मैन और आपके क्रो-मैग्नन के मैन के बीच में। क्रो-मैग्नन मैन की हाइट ज्यादा होती थी, इनके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा होती थी, इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी था वो 450 सीसी, समझ रहे हो, ठीक है, 1450 सीसी मतलब क्रेनियम कैपेसिटी। तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 450 सीसी की, मतलब इनका जो इंटेलिजेंस था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू देम, समझ रहे हो। तो इन्होंने काफी सारे टूल्स यूज करके इन निएंडरथल मैन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट करवा दी, समझ रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा ना, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जैसे लायन। अगर मैं लायन की बात करूं तो देखो काफी सारे लायन एग्जिस्ट करते हैं। अफ्रीकन लायन अलग होता है, एशियंटिक लायन अलग होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लायन होते हैं। टाइगर की बात करूं तो अफ्रीकन टाइगर होता है, हम लोग बोलते हैं ना बंगाली टाइगर होता है, ठीक है, बंगाली टाइगर होता है, फिर एशिया का टाइगर होता है। ऐसे काफी सारे अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म की। बट अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन की सिर्फ एक ही स्पीशीज क्यों एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन की सिर्फ एक ही स्पीशीज क्यों है? ह्यूमन की भी तो और स्पीशीज हो सकती है ना भैया, हम भी तो एनिमल हैं, ठीक है। तो हमारी 2 स्पीशीज एग्जिस्ट किया करती थी, एक थे निएंडरथल, ठीक है, और एक थे क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। लेकिन क्रो-मैग्नन मैन ने क्या किए, सारे के सारे निएंडरथल को क्या कर दिया, मार दिया, समझ रहे हो, सारे के सारे निएंडरथल जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना उनको मार दिया, समझ में आ रही बात, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ये ज्यादा चीजें सर्वाइव कर सकते थे क्रो, क्योंकि अभी अभी बने थे, सही है। तो इन्होंने ज्यादातर क्या किया, इनको मार दिया। और पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं मरे ये लोग, ठीक है, जो निएंडरथल मैन थे कंप्लीटली नहीं मरे। एक्चुअल में क्या हुआ था कि कुछ फीमेल्स थी ना जो निएंडरथल मैन की, उनको ये लोग उठा के ले गए थे। मैंने एक बुक पढ़ी थी सेपियंस की, उसमें लिखा हुआ था, काफी सारी स्टोरीज दी हुई है उसमें। तो उसमें क्या हुआ था कि निएंडरथल की जो कुछ फीमेल्स थी ना, उनको ये क्रो-मैग्नन वाले उठा के लेके गए थे, सही है। ऐसा साइंटिस्ट को क्यों लगता है पता है? क्योंकि आज भी जितने भी ह्यूमंस है ना, उनके डीएनए में 2% डीएनए ये निएंडरथल मैन का है। हमारे डीएनए में भी 2% डीएनए किसका है, इस निएंडरथल मैन का है। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सिर्फ कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करने लगी, ये क्रो-मैग्नन मैन की स्पीशीज एग्जिस्ट करने लगी, सही है। और ये क्रो-मैग्नन मैन से ही आगे चल के इवॉल्व हुए हम, यानी मॉडर्न मैन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ छोटी छोटी चीजें इनके पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या थे, ड्रायोपिथिकस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए, वही मैंने आप लोगों को लिख के लाया। सबसे पहला क्या है, दे आर मोर एप लाइक, बंदर जैसे ज्यादा दिखते थे, ठीक है। कब एग्जिस्ट करते थे? 20 से 25 मिलियन ईयर अगो पहले, ठीक है, तब एग्जिस्ट करते थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी का कोई भी डाटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि इनका ब्रेन हमको नहीं मिला, ये वाला पोर्शन नहीं मिला इनके फॉसिल्स का, सिर्फ बोन्स छोटे छोटे हल्के हल्के मिले। क्लियर है। उसके बाद दे आर सेमी इरेक्ट इन पोजीशन, ऐसे झुक के चलते थे। कहाँ मिले ये हम लोग को? अफ्रीका में मिले, मोस्टली विक्टोरिया लेक दिया हुआ एक जगह पे, हिमाचल प्रदेश में इनके बोन मिले हुए, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ है ड्रायोपिथिकस की कहानी, ऑलरेडी सारी कहानी मैंने आपको बताई दी है। फिर अगर हम बात करें रामापिथिकस थी, तो ये ज्यादा मैन लाइक था, मैंने अभी आप लोगों को बताया रामापिथिकस इवॉल्व हुआ था तो ये ज्यादा इंसानों की तरह दिखता था, सही है। फिर ये कहां कहां मिला था? देखो, एक इंडिया में इसके कुछ फॉसिल्स मिले थे, सही है, और एक केन्या में कुछ फॉसिल्स मिले थे, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कब एग्जिस्ट करता था, तो 14 to 12 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 14 से 15 मिलियन ईयर अगो पहले एग्जिस्ट करता था। और ये भी क्या था? इरेक्ट था। इरेक्ट बोल दो या सेमी इरेक्ट बोल दो, पूरी तरीके से इरेक्ट ये भी नहीं हुए थे। पूरा इरेक्ट कौन हुआ था? होमो इरेक्टस। क्लियर है। उसके बाद यहां से है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? एप और ह्यूमन, समझ रहे हो, एप और ह्यूमन के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस को, ठीक है। कहां मिला था? देखो, इथोपिया और तंजानिया, दोनों अफ्रीकन कंट्री है।
ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। कब एग्जिस्ट करता था ये? 4 से 1.8 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, सही है। 4 फीट का होता था, इसकी ज्यादा हाइट नहीं होती थी, 4 फीट का होता था। ये अपराइट था, अपराइट मतलब थोड़ा सा झुक के चलता था ऐसे, समझ रहे हो, ठीक है। और इसकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी थी? 450 से लेके 600 सीसी। ये सीसी का मतलब क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब आपके क्रेनियम की, ब्रेन को रखने की कितनी कैपेसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है होमो हैबिलिस। देखो होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहा जाता है। हैंडीमैन क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो टूल्स है वो किसने बनाए थे? होमो हैबिलिस ने बनाए थे। सबसे पहले बोल सकते हो जो फायर था, ठीक है, फायर तो होमो इरेक्टस ने खोजा था। एक्चुअल में काफी सारी चीजें, टूल्स वूल्स हो गए, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई थी, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाए थे अलग अलग तरीके के, सही है। तो हैंडीमैन कहा जाता है होमो हैबिलिस को। सबसे पहला टैग मिला था होमो का इनको। कहां मिले थे ये? तंजानिया में। बताया मैंने आप लोगों को, तंजानिया कहां पे है? ईस्टर्न अफ्रीका। और भी कई सारी जगह वहां पे मिले हैं। कब एग्जिस्ट किया करते थे ये? 2.5 से लेके 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले एग्जिस्ट किया करते थे, इस टाइम बीच में, ठीक है। ये भी इरेक्ट थे। उसके बाद कितनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी? ऑलमोस्ट 650 से लेके 800 सीसी। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंड दे डू नॉट ईट मीट। मैंने बताया ना आप लोग को, ये मीट नहीं खाते थे। दे आर मोस्टली वेजिटेरियंस, ठीक है, फल फूल खाते थे, मीट वीट नहीं खाते थे, समझ रहे हो, आज्ञाकारी टाइप के थे लोग, सही है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है भैया होमो इरेक्टस, जो सबसे ज्यादा इरेक्ट हुए थे, सही है। इनको जावा मैन और पीकिंग मैन भी कहा जाता है, ठीक है। जावा मैन और पीकिंग मैन क्यों कहा जाता है? देखो इनके दो जगह हम लोग को बोन्स मिले हैं। एक जावा में, जावा ओल्ड नेम है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया कंट्री है, सुना है? एक इंडोनेशिया नाम की कंट्री है, उसका पुराना नाम है जावा, सही है। तो इसीलिए इनको वहां पे इनके फॉसिल्स मिले थे, दैट्स वाई इसको जावा मैन भी कहा जाता है। और पीकिंग, पीकिंग मतलब क्या है? पीकिंग बीजिंग का पुराना नाम है। बीजिंग पता है? बीजिंग चाइना की कैपिटल, ठीक है, चाइना की कैपिटल सिटी है बीजिंग, ठीक है। तो बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। तो बीजिंग के अंदर भी, मतलब पीकिंग के अंदर भी इनके कुछ हमको फॉसिल्स मिले थे, मतलब चाइना के अंदर भी कुछ फॉसिल्स इनके मिले थे, दैट्स वाई इनके दो नाम है, एक जावा मैन और एक पीकिंग मैन, ठीक है। पीकिंग मतलब क्या? बीजिंग। बीजिंग कहां पे है? चाइना में, पता है ना, चाइना की कैपिटल है, क्लियर है। उसके बाद कब एग्जिस्ट किया करते थे ये? 1.5 मिलियन ईयर अगो, मिलियन साल पहले। कितनी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी? 900 सीसी की, ठीक है। देखो कैनाबेलिज्म, कैनाबेलिज्म इनके अंदर थी भैया, ये कैनाबेलिज्म प्रैक्टिस किया करते थे। समझ में आ रही बात? कैनाबेलिज्म, समझ में आ रही बात? एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, ये कैनाबेलिज्म है। ये मीट खाते थे, इनके पहले वाले सारे आज्ञाकारी थे और ये वापस मीट खाने लगे, सही है। इन्होंने फायर की डिस्कवरी की। एक्चुअल में फायर की डिस्कवरी किसने की थी? होमो इरेक्टस ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि फायर की डिस्कवरी किसने की थी, जावा मैन किसको बोलते हैं, पीकिंग मैन किसको बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निएंडरथल मैन की बात करते हैं। निएंडरथल मैन मैंने आपको बताया कहां मिले थे ये, इनके फॉसिल्स निएंडरथल वैली में, ठीक है, निएंडरथल वैली में, जो कि कहां पे है? जर्मनी में। मोस्टली यूरोपियन साइड में रहते थे, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहां पे निएंडरथल मैन्स रहा करते थे। तो निएंडरथल वैली में इनकी हमको सबसे पहले क्या मिली थी? एडवांस इनकी फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। दे आर द एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मैन मतलब क्या? ये एडवांस ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, बट हिस्ट्री से मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो मॉडर्न मैन थे ना, उनके पहले के ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो, ठीक है। कब एग्जिस्ट किया करते थे? ऑलमोस्ट 100 से 40,000 ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट किया करते थे। एंड इनकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी थी? ऑलमोस्ट 1400 सीसी। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक्चुअल में ये लोग ना बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर निएंडरथल मैन की डेथ होती थी इनके ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इनके अंदर, तो उसको ना ये लोग अच्छे से दफनाते थे। जैसा हम लोग देखा होगा ना बाहर वाले कंट्रीज में जो क्रिश्चियन होती है, क्रिश्चियनिटी कैसे होती है कि वो लोग एक ग्रेवयार्ड करते और ग्रेवयार्ड के अंदर उनकी बॉडी को दफनाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये भी ऐसा रिचुअल कुछ फॉलो करते थे जिनमें ये ग्रेवयार्ड्स के अंदर उनको दफनाया करते थे। ऐसा हमको कैसे पता चला? ऐसा हमको इसलिए पता चला बच्चों, क्योंकि एक इनके जो बॉडीज है वो स्पेसिफिक जगह पे हम लोग को मिले हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में मिले हैं, और उस स्पेसिफिक एरिया में एकदम अच्छे से मतलब इनकी बॉडी हम लोग को मिली है, मतलब इनके कुछ फॉसिल यहाँ मिले, फिर कुछ यहाँ फॉसिल यहाँ मिले, समझ रहे हो। तो ऐसी जगह ग्रेवयार्ड ही होती है ना जहाँ पे आप एकदम लीनियर फॉर्म में बॉडी दफनाया जाए, समझ में नहीं? दफनाना मतलब समझ रहे हो, जब उनकी डेथ हो जाती है, सही है ना, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं
लीनियंट भी थे। क्लियर है। फिर इसके बाद आए अपने मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस बोल दो, क्रोमैग्नॉन बोल दो। क्रोमैग्नॉन इन्हीं से बने हैं, इनसे आगे चल के क्रोमैग्नॉन बने, क्रोमैग्नॉन से ये बने, सॉरी क्रोमैग्नॉन से ये बने। ठीक है, दीज आर द मॉडर्न मैन। ये क्या है? मॉडर्न मैन है। कहां पे इनका एवोल्यूशन हुआ है? अफ्रीका में। कहां पे बने थे ये? अफ्रीका में। और उसके बाद पूरी दुनिया में ये फैल ही गए। सही है, समझ रहे हो? ठीक है, लास्ट 18,000 ईयर से, ठीक है, लास्ट 18,000 ईयर अगो से ये बने हुए हैं और आज तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? ऑलमोस्ट 1450 सीसी। ठीक है, मतलब 1450 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। हम लोगों को पता है ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह ये प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे अभी तक हमारा एवोल्यूशन पहुंचा है और ऐसे एवोल्यूशन कंटिन्यू है। ठीक है, एवोल्यूशन कंटिन्यूस। जो आपकी एवोल्यूशन है इट इज कंटिन्यूस। ऐसा तो नहीं है ना कि एवोल्यूशन बढ़ खत्म हो गया, हम लोग बन गए फिर एवोल्यूशन खत्म, ऐसा तो नहीं है ना। एवोल्यूशन आगे भी होगा, क्या पता हमसे आगे चल के कोई और एडवांस स्पीशीज बने, और एडवांस ऑर्गेनिज्म बने। समझ रहे हो? तो इससे आगे चल के अपनी एवोल्यूशन कंटिन्यू होगी। क्लियर है, समझ में आ गया? सो यहाँ पे हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन भी खत्म होता है और उसी के साथ साथ हमारा ये लेसन भी खत्म होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? 5 लेक्चर लगे इस लेसन को खत्म करने में, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग देख लोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो खुद तो सब्सक्राइब करो ही, अपने आगे आजू बाजू 10-15 दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ करवाओ उनसे भी। और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को फटाक से आपके फोन पे मिल जाए। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।